हेलो। वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्य क्लासेस पे मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सब एक टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम सब दो चर के बारे में जानेंगे, उससे विभिन्न रैखिक समीकरण भी बनाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा जानने को बहुत कुछ है और समझने को भी बहुत कुछ है। जैसे किसी चीज का प्राइस दिया हुआ है, दो चीज खरीद रहे हैं, जैसे कलम खरीद रहे हैं, पेंसिल खरीद रहे हैं, उसके दो समीकरण बनाएंगे, वहां से हल करेंगे, कलम और पेंसिल का दाम निकालेंगे। इसका मतलब ये जो चैप्टर होने वाली है थोड़ी अच्छी होने वाली। तो हम सब दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत पहले तो दो चर को हल करने की विधि जानेंगे कि दो चर से जो दो चर है वो दो चर का मान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो चर के बारे में जानेंगे कि दो चर को हम प्राप्त कैसे कैसे कर सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जब दो चर है यहाँ पे यानी दो मान अज्ञात है, दो मान निकालना है। दो मान निकालने के लिए हमें दो समीकरण चाहिए, और उस दो समीकरण को निकालने जो दो समीकरण हम लेंगे, जो x और y का मान जो हम निकालेंगे, उस दो समीकरण को हम युग्म बोलते हैं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कि हम दो समीकरण है, इसका मतलब वो जोड़ा है। दो समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म लेंगे, और दोनों युग्म को जब हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें वहां से x और y जो कि अज्ञात है वो प्राप्त होगा। उस अज्ञात मान को हम निकालने के लिए दो तीन विधि है, जिसमें पहला आता है हम सबका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आता है विलोपन विधि, तीसरा आता है प्रजगुणन विधि, चौथा हम सब जो पढ़ते हैं कभी कभी तुलनात्मक विधि भी पढ़ लेते हैं, और पांचवा जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड हो या एनीवे कोई बोर्ड हो, वो आपके 5 नंबर में पूछते हैं, 5 मार्क्स में पूछते हैं, जो हो ग्राफीय विधि। तो हम ग्राफीय विधि की भी चर्चा करेंगे, प्रतिस्थापन विधि की भी चर्चा करेंगे, और विलोपन विधि की भी चर्चा करेंगे, तुलनात्मक विधि की भी चर्चा करेंगे। आपको जो विधि बेटर लगता है उस विधि से आप हल करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम सब अब देखते हैं हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ क्या है, पहले हम वो समझते हैं। मैंने बताया कि दो चर का मतलब होता है, दो चर का मतलब वो है ना जिसका मान पता नहीं है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास दो चर है, दो चर, एक x है और एक y है। मैंने दो चर माना और x और y माना, तो x और y कितने चर हो गए, दो चर। अब मुझे रैखिक बनाना। रैखिक मतलब क्या होता है, पावर वन तो नहीं, कुछ तो पावर तो उसमें बनी है। समीकरण का मतलब इक्वल टू आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि x और y को दो चर माना, और इस पे नहीं कुछ तो पावर वन वन है, इसलिए हम इसे क्या मानते हैं कि रैखिक है। इसके बाद मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट नंबर आया और बराबर टू क्या हो गया, 0 हो गया। हम सब ऐसा मान के चलते कि एक कांस्टेंट नंबर भी है, उसके इक्वल टू क्या है, 0 है। मैंने यहां से अभी दो मान पता नहीं है, मैंने सुविधा के लिए, है ना, इसके आगे कुछ तो मल्टीपल होगा, तो इसके आगे मैंने मान लिया a, इसके आगे मैंने मान लिया b, और ये तो लास्ट में हो गया c। मैंने सुविधा के लिए ऐसा किया, ये x प्लस v बाय प्लस c, मैंने ऐसा मान लिया। मानना तो मैं दो ही चर है, x और y, क्योंकि दो चर का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो दो चर मानना है तो x बाय प्लस एक कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं, नहीं भी लेंगे तो बराबर टू कुछ समथिंग रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हो गए, अब हमें युग्म बनाना है। युग्म का मतलब जोड़ा। तो एक दो चर वाले एक समीकरण और लेते हैं, और मैंने अगर इसे भी a मान लिया, b मान लिया और इसे c मान लिया, अब बराबर टू 0। अब हमें दोनों समीकरण में कोई अंतर डिफरेंट पता ही नहीं चल रहा है, दोनों समीकरण को हम कैसे डिफरेंट करेंगे। तो दोनों समीकरण को अलग करने के लिए हमने क्या बोला कि इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। अगर हम इसे पहला समीकरण मानते हैं और इसे दूसरा समीकरण मानते हैं, तो पहला के आगे सबको पहला मान लेते हैं कि ये पहला है वन, ये पहला। इसे दूसरा माने तो ये दूसरा और ये दूसरा। अब बन गया हमारे पास दो समीकरण, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण भी है, और दो को रहने के कारण इसे युग्म बोलते हैं।
यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो गया, या जोड़ा हो गया। A1 B1 C1 जो है ये हमारा माना हुआ है, ये इसका व्यापक रूप है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। व्यापक रूप एक ही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप की बात करें हम, व्यापक रूप की किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है? a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें दो चर बनाना है, जहां लिख देंगे, जहां है ना, जहां ए बी सी कांस्टेंट यानी अचर है, कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट यानी अचर राशि। कैसे राशि से? अचर राशि। अगर ये अचर राशि है, इसका मतलब है कि ये बदलेगा नहीं, अचर है, ये मान बदलेगा नहीं, है अचर हो गया, अचर। तो इसका मतलब एक्स बाई जो है, जिसका मान, ये दोनों चर है, एक्स बाई क्या है? चर है। तो एक्स बाई का मान हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक व्यापक रूप होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या रूप होता है? व्यापक रूप होता है। हमने दो समीकरण निकालना था, यानी युग्म निकालना था। युग्म का मतलब होता है जो जोड़ा था, तो दो मान निकालना था। हमें याद रखना चाहिए, एक समीकरण से हम एक मान प्राप्त कर सकते हैं। दो अगर अज्ञात चर है, यानी x बाय 2 है, जिसे दो मान प्राप्त करना है, तो कम से कम हमें दो समीकरण चाहिए। अगर तीन मान प्राप्त करना है तो हमें तीन समीकरण चाहिए। मान लीजिए x बाय z तीन चर का एक रैखिक समीकरण है, तो उसे हल करने के लिए हमें तीन समीकरण की जरूरत पड़ेगी। यानी दो समीकरण से दो हल संभव है, एक समीकरण से एक हल संभव है, तीन समीकरण से तीन हल संभव है, चार समीकरण से चार हल संभव है। यानी जितना हल करना होगा एक्स बाय अलग अलग का मान निकालना होगा, उतना हमें क्या चाहिए? समीकरण चाहिए। इसीलिए इसमें दोनों को बना दिए, और दो समीकरण हमेशा दिया रहेगा, इसलिए इसे बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म क्या है? युग्म मतलब जोड़ा है। अब यही दोनों को हल करने की तरीका को हम सीखेंगे कि यहाँ से x का तरीका, x निकालने का तरीका क्या है, y निकालने का तरीका क्या है। और ये अगर रैखिक समीकरण है, अगर रैखिक है, तो हर हाल में ग्राफ इसका क्या आएगा? एक सरल रेखा आनी चाहिए। दोनों का एक क्या आएगा? सरल रेखा। तो हम लिखेंगे ये वन एक्स हो, चाहे यहाँ यही लिख देते हैं कि अगर ये रैखिक समीकरण है, दो चर वाले हो चाहे तीन चर वाले हो, रैखिक समीकरण है, तो इसका ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होगी। एक सीधी रेखा होगी। अगर ये रैखिक समीकरण है, उन्होंने पढ़ा है रैखिक समीकरण द्विघात में परवलय होता है, रैखिक में क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर ये रैखिक समीकरण है, भले दो चर का है, एक चर का हो, तीन चर का हो, बट है तो रैखिक समीकरण। जहां जहां रैखिक समीकरण ही आएंगे, रैखिक, जहां ये लिनियर इक्वेशन का बात आएगा, रैखिक समीकरण की बात आएगी, हमेशा वो सीधी रेखा बनाएगी। क्या बनाएगी? सीधी रेखा। तो ये एक अलग सीधी रेखा बनाएगी, एक अलग सीधी रेखा बनाएगी, और एक ही ग्राफ पर दोनों को अगर ड्रा करेंगे, एक ही पेज पे और एक ही ग्राफ पे दोनों लाइन को ड्रा करेंगे, तो ये दोनों लाइनें कभी काटेगी, कभी भी एक दूसरे को समांतर जाएगी, तो कभी एक दूसरे पर चली जाएगी। इसे ही को हम कहते हैं ग्राफ। यानी इसका ग्राफ उसका ग्राफ कैसे कैसे आ रहा है, कट रहा है कि नहीं, अगर काट रहा है तो संप्रतिच्छेदी ग्राफ कहते हैं। अगर दोनों ग्राफ सामने सामने पार हो गए, जैसे ये मान लीजिए पहला ग्राफ है और ये ब्लैक वाला दूसरा का है, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण 2 है। ये दोनों ग्राफ हमने पारा, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। ये क्या है कि कभी आए और ऐसे दोनों पार हो गए, तो ये प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गए। आए ऐसे चल गए, ये समांतर ग्राफ हो गए। आए और दोनों एक दूसरे के ऐसे हो गए, है ना, पता ही नहीं चले कि अलग अलग लाइन है, दोनों सेम हो गए, ये संपाती ग्राफ हो गए। तो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण के तीन ग्राफ के कंडीशन आते हैं। फर्स्ट कंडीशन आते हैं कि हो सके ग्राफ दोनों एक दूसरे को काट दें, दोनों एक दूसरे के समांतर चले, या दोनों एक दूसरे पर ही चले, यानी संपाती चले, है ना। तो ग्राफ पर तीन कंडीशन आते हैं, और ये ग्राफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आपके पास भी पता है कि मान लेते हैं कि कोई व्यापक रूप है,
व्यापक रूप लिखते हैं। व्यापक रूप क्या है समीकरण का? ए एक्स प्लस बी बाई इज इक्वल टू सी, सॉरी सी इक्वल टू 0। अगर हम सोचे यहां से कि हम बाई निकालना चाहें या एक्स निकालना चाहें, कुछ भी निकालना चाहें, तो क्या आप एक्स निकालना चाहेंगे तो क्या आप एक्स को बंद करेंगे? ऑफ कोर्स बंद करेंगे, एक्स को रहने देते हैं। ये तो इस साइड ही है, लेफ्ट साइड ही है। राइट साइड में क्या है? इधर 0 था पहले से, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, भी प्लस में उधर गया तो ये माइनस में, ये सर नो। अब यहां से अगर हम एक्स निकालना चाहें सिर्फ तो माइनस सी माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ऑफ कोर्स सेम टू सेम अगर हम बी बाई को अगर पकड़ना चाहे इधर बी बाई को, तो क्या ये माइनस सी या माइनस ए एक्स, इधर अगर हम बाई निकालना चाहे तो माइनस सी या माइनस ए एक्स बट्टा में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ऐसे नो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगर हम यदि यहां लिखते हैं अब कंडीशन, यदि बाई बराबर 0 रखा जाए बाई बराबर 0 रखा जाए तो x बराबर क्या आएगा? माइनस सी माइनस 0 बटा ए इज इक्वल टू माइनस सी बटा ए। यहां x बराबर 0 रखा जाए, अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर आता है माइनस सी बटा बी। यस या नो? यस। और यहां x बराबर आ गया माइनस सी बटा ए। अगर कहा जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने क्या रखा? बाई 0 रखा तो x ये आया, यहाँ पे मैंने x 0 रखा तो ये आया। अगर हम इसे पॉइंट मान के चले कि ये ग्राफ पे हम शो कर रहे हैं, तो इसका कारनामा क्या होगा कि x कॉमा बाई, ग्राफ में तो यही शो करेंगे x और बाई। x का मान क्या है? सी बट्टा ए कॉमा 0, यानी एक पॉइंट ये बना। अगर हम इसका कारनामा देखें तो 0 कॉमा माइनस सी बटा बी, एक पॉइंट ये बना। ऐसा नो, इसका मतलब है कि जब x बराबर 0 रख के चलेंगे हम, अगर कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो जब हम x बराबर 0 नहीं, y बराबर जब 0 रख के चलेंगे, y बराबर जब 0 रख के चलेंगे तो x अक्ष को वो माइनस सी बटा ए डिस्टेंस पर काटेगा। माइनस सी बटा ए डिस्टेंस पर क्या करेगा? वो काटेगा। अगर हम x बराबर 0 रख के चलते हैं तो y को किस अक्ष पर काटेगा? माइनस सी बटा बी पॉइंट पे काटेगा। तो ये हमारा हल करने का वो तरीका है। और ये ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन होगी, इसका भी स्ट्रेट लाइन होगी और इसका भी स्ट्रेट लाइन होगी। ये ग्राफ जो पार करेगी कुछ ऐसे, ये x अक्ष ये है और ये y अक्ष है, ये क्या हो गया? y अक्ष। ये कहाँ कट कर लिया? सी बटा बी पर, मगर कट तो करिए y पर, और ये ऐसे पार होगी। और ये जो ग्राफ बनेगी ये x पे काट रही है, इसका मतलब ये कहीं से पार हो, ये ऐसे पार हो। जब y 0 हो, तो यही तो है, ये मान लेते हैं पॉइंट, ये इधर से ना जाके इधर से जाएंगे क्योंकि माइनस है, क्योंकि क्या है? माइनस है। ये ऐसे पार करेंगे और ये भी ऊपर से नहीं, कहां से? नीचे से जाएगी, है ना? तो मान लेते हैं, हाँ ये तो ठीक पड़ा गया है। ये मान लेते हैं बाई अक्ष है और ये लाइन है, ये जो काटा है माइनस सी बटा बी पर ही काटा है। हो गया। तो याद रखिएगा कि ये इंटरसेप्ट बोलते हैं। बाई पर कितना पर काटेगी? माइनस सी बटा बी पे काटेगी। एक्स पर कितना काटेगी? माइनस सी बटा ए पे काटेगी। समझने के लिए ए के साथ कौन गुना है? एक्स। तो एक्स, जब एक्स की बात करेंगे तो सी में डिवाइड कर देंगे ऐसे। एक्स के साथ कौन गुना? ए। जब एक्स पर कितना दूरी पर काटेगा? जब बाई 0 हो, तो बाई जब 0 हो तो एक्स को है माइनस सी बटा ए पे काटेगा। जब बाई 0 हो तो ये काटेगा, जब एक्स 0 हो तो ये काटेगा। ऐसा ना? इस तरीके से हम ग्राफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास देखिए स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। कौन लाइन बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। यानी एक सीधी रेखा बनेगी। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा एक क्या बनेगी? सीधी रेखा बनेगी, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन, अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हम हल करने की विधि जानते हैं। उसकी विधि क्या क्या है?
अगर हम c को यहाँ 0 करेंगे तो ये दोनों को मान एक ही रखेंगे और वहां से दो मान प्राप्त होगा, x1 y1 x2 y2, इस तरीके से मान प्राप्त होंगे और वहां से हम ग्राफ खींचेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर c बराबर 0 हो जाए, c कुछ है ही नहीं, तो इसमें मान रखकर चेक करना पड़ता है और हम अपने कंफर्टेबल वैल्यू रख सकते हैं, जो हमें सुविधाजनक हो, जो हमें आसानी प्रदान करे कि हाँ ये आसानी से हो सकता है, वैसे वैल्यू हम रख सकते हैं ग्राफ विधि में हल करने के लिए। बाकी तो हम आपको तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और बीजगणन विधि जो है वो आपको अभी हम कोशिश करेंगे कि पूरे खत्म हो जाए, दो दो क्वेश्चन या एक एक क्वेश्चन के अनुसार। हमें दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त है। युग्म है। अब युग्म का मतलब दो होगा। पहला क्या हो सकता है, हम तो जानते हैं व्यापक रूप से x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा एक ही और मान लेते हैं x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे मैंने फर्स्ट माना, इसे मैंने सेकेंड माना। क्या मैंने इसे अगर फर्स्ट माना है तो क्या यहाँ सब वन होगा? x नहीं, ये जो मान मैंने रखा है ये a1 b1 c1 a2, अगर दूसरा माना तो इसे 2 मानेंगे और इसे भी 2 मानेंगे। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दैट इज द एक समीकरण। दूसरा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मिला के क्या बन गए? युग्म बन गए, यानी जोड़ा बन गया। और हम बार बार बोल रहे हैं कि दो समीकरण से दो मान प्राप्त होंगे। x का मान एक निकलेगा, एक y का मान निकलेगा। ये दोनों जब हल करेंगे तो दोनों समीकरण को हल करने पर x और y का मान प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यही तो चर है और हम चर का ही मान क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। कोई भी समीकरण से हम किसका मान प्राप्त करते हैं? चर का। और यहाँ दो चर है, दो चर को हल करने के हमारे पास 3 मेथड है। तो लिखते हैं युग्म को हल करने की विधि। क्या क्या विधि है हमारे पास, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला विधि की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे की चर्चा करें तो हमें आसानी से समझने के लिए लिखते हैं विलोपन विधि। और हम एक एक दो दो क्वेश्चन सभी का करेंगे। तीसरा हम लिख लेते हैं आपको समझने के लिए तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक कंपैरिजन करेंगे हम, है ना, इसमें तुलनात्मक विधि है। चौथा की अगर हम बात कर ले गलती से तो हम लिख सकते हैं व्रजगुणन विधि। व्रजगुणन विधि। और अगर हम 5 का बात करें तो हम लिख सकते हैं लास्ट में ग्राफीय विधि, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको हमेशा पूछते रहते हैं, कभी ये 2 नंबर है या 5 नंबर है। देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी है, आपको जो अच्छा लगता है उसे समझिए, क्योंकि हर नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम को हमें देख के चलना है, हमें हर चीज को देख के चलना है। अभी तो ये थोड़ी पहली सीढ़ी है आप सबकी कि 10th का एग्जाम दे रहे हैं, ये आपकी पहली कदम है। अब पहली कदम अगर अच्छा से रखेंगे, संभल कर रखेंगे, तो आशा करते हैं कि अगर ऐसे ही संभल के रखते जाएंगे तो दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी पार करने के बाद आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आप कदम थोड़ा अच्छा से रख के चलिएगा, भटकिएगा नहीं, क्योंकि टगमगाइएगा तो भाई गिरने का 100% इसमें चांस ही रहता है। ये सीढ़ी थोड़ा सा खराब है, अगर आप टगमगाए तो वो गिर के लेकर ही गिर जाएगी। तो आप सटीक रहिएगा अपने।
अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए, ये जो विधियां होती हैं इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन से समझा करें, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, अगर हमारे पास कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन है, उससे समझने में हमें बहुत आसानी होती है। इसका क्या है, ये तो बढ़ेगा तो एक फॉर्मूला के रूप में बन जाएगा और आपको उतना बेटर भी नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। सोच रहे हैं कि इजी क्वेश्चन पहले मिल जाए ताकि आपको समझाने में बेटर हो, फिर तो हम सब करेंगे ही, बट एक अगर थोड़ा इजी मिल जाता है तो, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होता है। चलिए, शुरू में ही सब वैसे ही क्वेश्चन है। हम एक छोटा क्वेश्चन अपने मन से लेके देखते हैं, उसके बाद ये बुक वाले देखते हैं ना, क्योंकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी, वो चीजें बहुत जरूरी। हमारे पास दो समीकरण है, क्वेश्चन है कि मान लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। x और y को जोड़ने पर क्या आता है, 8 आता है। और x माइनस जब y करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। ये हमारे पास दो समीकरण है, ध्यान समझिएगा। हमारे पास दो समीकरण है, एक है कि x प्लस वाई, यानी हम x और y को जब जोड़ते हैं तो 8 प्राप्त होता है। दूसरा समीकरण हमारे पास है, हम इजीली ये जानकर, ताकि आपको सभी विधि को समझाने में मुझे क्या बेटर हो, आसानी से करवा पाए हम। फिर लेते हैं बुक का क्वेश्चन, बुक क्या कह रही है, क्योंकि हम इसमें कुछ समझाना चाहते हैं कि आपको आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है। और मैंने दूसरा ही क्वेश्चन लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 3। सबसे पहले मैं आपको प्रतिस्थापन विधि दिखाता हूं, सब विधि को दिखाएंगे क्या है कि, तो आप क्या करिएगा, आप इसे फर्स्ट मान लीजिएगा, इसे सेकेंड। अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि आगे में अगर कुछ नहीं मल्टीपल, क्या बोले, x के आगे में नहीं कुछ तो a1 होता है, नहीं कुछ तो 1 होता है, सबके आगे में 1 है, 1 है, 1 है, बट एक को दिखाया नहीं जाता है, बस समझा जाता है, इसलिए आप भी समझ के चलिए। इज इक्वल टू 0 करने का इच्छा हो तो 0 भी कर लीजिएगा, इधर प्लस में इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हम इसने अपने तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वाई, इधर प्लस में 8 है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, इधर क्या बच गया, 0। और इससे अगर हम लिखना चाहे तो x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बन गया आपको 0। ये हो गया a1 x प्लस b1 y प्लस c है, तो c x प्लस b y c की जगह पर आ गया। अब हम इसे हल करने की ओर ले चलते हैं फर्स्ट विधि से, फर्स्ट मेथड से। क्या है, हमने को प्रतिस्थापन बोला है, यानी x प्लस वाई, इधर माइनस उधर गया तो प्लस में, करने के लिए सिखा दिए कि 0 कैसे करना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में बराबर टू 0 होना, सॉरी, प्रतिस्थापन ब्रज गुणन विधि एक ऐसा विधि है जिसमें आप अगर बराबर 0 करके नहीं चल रहे हैं तो आपको प्लस माइनस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप हर हाल में ब्रज गुणन विधि जब जब आपको आए, आप ये क्या करें, बराबर टू 0 करके चला। बाकी कोई विधि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बराबर टू 0 होके चले। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, हम दोनों को ना अलग अलग लिखते हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा बेटर होगी। इधर लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3।
अब क्या करते हैं, थोड़ा सा समझदारी अगर हम दिखाएं, देखिए करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, बट प्रतिस्थापन नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापित का मतलब हुआ कि इसका निकाल के उसमें रख देना, प्रतिस्थापित कर दीजिए। हमारा काम जो है उसे थोप दीजिए, उनका उससे दे दीजिए, वो करते रहेगा। प्रतिस्थापित नाम ही है प्रतिस्थापित, स्थापना कर देना, यानी अपना जो भार है, अपना जो काम है, अपना जो मान है, उसे जो देना उसे दूसरे को दे देना, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापित। क्या कहलाता है, प्रतिस्थापित। तो हम यहां से क्या करते हैं ना, यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान क्या निकालेंगे, अगर x को निकालना है हमें तो x को हम ऐसे बंद करेंगे, पहले से 8 था, इधर प्लस में बाय, इधर गया तो माइनस में। मैंने x का मान यहां से निकाला, ये समीकरण आपका पहला और ये क्या है, दूसरा। मैंने यहां से x का मान निकाल लिया, क्या, 8 माइनस वाई, बिकॉज क्योंकि ना तो यहां कुछ था नहीं कुछ तो बन तो है। अब मैंने क्या किया, x बराबर 8 माइनस वाई, अब यहां ऐसे लिखेंगे, अब ये जो x का मान मैंने निकाला, ये x का मान निकालने का मन है, x का मान निकालिए, y का मन है y का निकालिए, कुछ भी निकालिए, x या y किसी को आप निकाल सकते हैं, y भी निकाल के दिखाएंगे। यहां लिखेंगे x बराबर 8 माइनस 22 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 1 जो है अपना काम समीकरण 2 पर सौंप दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, दे दिया है। तो x दूसरा क्या है, दूसरा में रखना है, तो दूसरा क्या था, x, तो x के जगह क्या रखेगा, अब x के जगह रखेगा ये, एक बार लिखते हैं, दूसरा क्या था, x माइनस बाई इज इक्वल टू 3 है। x ये कह रहा है, पहला कह रहा है कि x के जगह अब तुम x मत रखो, अब हमारा जो हमारा भार है वो तुम रखो, यानी x की जगह तुम क्या रखो, 8 माइनस बाई, 8 माइनस बाई, और ये तो रखा x, इसके पास एगो और बाई था तो इसके पास एगो और बाई था, बराबर कितना हो गया, 3। अब ये 8 माइनस माइनस प्लस यानी 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। इधर माइनस में उधर गया तो ये प्लस में हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, प्लस में। तो हम करेंगे, तो ये हो गया माइनस 2y, इधर रह गया, पहले से इधर 3 था, इधर प्लस में इधर गया तो ये माइनस में। अब यहां से हम लाते हैं इसको, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू 5/2। y बराबर क्या आ गया, 5/2। ये जो y का मान 5/2 आया, आप लिखेंगे, अब किसी में रख सकते हैं आप, 2 में रख दीजिए y का मान, चाहे 1 में रख दीजिए, यहां से आप कुछ भी हल कर सकते हैं। आप इसका मान निकाल के इसमें रख सकते हैं या इसका मान निकाल के इसमें रख सकते हैं, जो निकलने पर आया उसका मान इसमें रख सकते हैं या इसमें रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे y बराबर 5/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रख दीजिए, तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए तो एक क्या था, x प्लस y इज इक्वल टू 8, ऐसा ना, x का मान तो हमें पता ही नहीं है, इधर y क्या चाहिए, 5/2 बराबर 8, इधर प्लस में उधर गया तो ये माइनस में। जब ये प्लस माइनस लेके आएगा, इधर देख थोड़ा सा कर देते हैं, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 8 की LCM है ना, तो 8 सिंपल कर देता है, 8 2 16 माइनस 5, 16 माइनस 5/2 यानी मिला जुला के 11/2 यानी 5.5, यानी x बराबर 5/2 भी कर सकते हैं, सॉरी 5/2 नहीं 11/2 कह सकते हैं, या 0.5 ऐसा ना। इसका मतलब हुआ कि y का मान 5/2 और x का मान 11/2, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो प्रतिस्थापित विधि का मतलब हुआ कि आप एक का मान निकालिए, एक का मान कोई समीकरण से प्राप्त कीजिए, दूसरा में रख दीजिए और उसे हल कर दीजिए। मन में सवाल खटक रहा होगा आपका, अगर है ना, कि अगर हम यहां से बाय निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बाय, और बाय रखते तो क्या होता, तो हम बाय रख के भी दिखाते हैं कि क्या होता। आप हर तरीके से देखें और समझें कि हो क्या रहा है ना। इस सब मिटाते हैं, इधर समीकरण उधर लिखा ही तो इधर हल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, पहला समीकरण, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इधर दूसरा है। हम सब अब सोच रहे हैं कि यहां से बाय अगर निकाल दो तो क्या होता है, इधर प्लस में उधर गया तो ये माइनस में,
बाय का मान किस में रख देते हैं, बाय है ना, बाय बराबर 8 माइनस एक्स समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो क्या है, x माइनस बाय इज इक्वल टू कितना है 3, x तो x ही है, माइनस बाय की जगह ये कह रहा है कि बाय की जगह जो है ना आप मेरा बोझ संभालिए, आप अपने बाय की जगह मेरा भार रखे, तो कितना है 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये हो गया x, सॉरी ये ब्रैकेट यूज कर लेगा, तो x माइनस 8 माइनस माइनस प्लस x, जब घट रहा है ना, घट में घटाव का चिन्ह आ रहा है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस 3। अब ये x जो है माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, x कितना x हो गया 2x, इधर पहले से था 3, इधर माइनस में इधर गया तो ये प्लस में x बराबर क्या गया 11/2। अगर ये लाइनें समझ में नहीं आए तो आप इसे यहां समझे, x माइनस बाय इज इक्वल टू 3, x बाय का मान क्या रखने बोल रहा है, बाय का मान रखने बोल रहा है 8 माइनस एक्स, तो x प्लस माइनस 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 प्लस इज इक्वल टू 3। मैंने यही काम तो किया है, तो आप हड़बड़ा के नहीं, आराम से कीजिए, हर लाइन को देखिए, देखिए x का मान 11/2 आ गया, वहां से भी आ गया था 11/2। आप इसका भी मान इसमें रख सकते हैं, इसका भी मान इसमें रख सकते हैं, प्रतिस्थापित विधि कहता है कि हमें प्रतिस्थापित कर दो। हम एक मान और लेते हैं, दूसरा समीकरण लेते हैं जो थोड़ा और आसान हो, यहां कर देते हैं हम 2। अब क्या होगा कि अगर प्रतिस्थापन विधि से निकालना चाहे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहां से इसका निकालते हैं, ये x बराबर इधर निकालना चाहे तो इधर माइनस में था, इधर चले गया तो प्लस में। अब इसका भार इसको देंगे हम, समीकरण दूसरा का भार किसको देंगे, पहला को, तो जो x है x की जगह लिखेंगे 2 बाई, अब प्लस इसका बाई तो खुद का है, बराबर कितना हो जाएगा 8, 2 प्लस 2 बाई बराबर 8, इधर प्लस में 2, इधर गया तो माइनस में 2, इधर गुना में 2 तो इधर आ जाएगा, तो ये भागा में 2, 2 तिया 6, यानी बाई इज इक्वल टू क्या आ गया 3। बाई का बराबर 3, समीकरण किसी में रख दीजिए, आप 2 में रखना चाहें 2 में रख, समीकरण 2 में रखने पर अब इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस बाई इज इक्वल टू 3 है समीकरण, x का मान आपको पता है नहीं, बाई का मान पता है, हाँ कितना 3 बराबर 3, कैसे ना, बाई का मान 3 ही आया ना, हाँ माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस उधर गया तो प्लस, माइनस एक्स बराबर 6, देखे रखो 6 3 9, कहा मैंने गलती किया, कहीं गलती हो गया क्या, x के बराबर यहां से निकला 2 प्लस बाई, यहां मैंने रखा x मान 2 प्लस बाई 2 s, तो ये बाई बराबर तो 3 सही निकला है ना, बाई का मान इसमें रखने पर, अच्छा x माइनस बाई इज इक्वल टू 2 है ना, कितना है 2, तो 2 प्लस 3, 3 2 5। अब देखिए x का मान 5 आ गया, बाई का मान 3 आ गया, x का मान 5 बाई का मान 3, 5 3 8, 5 में से 2 गया तो सॉरी 3 गया तो 2, समीकरण सेटिस्फाइड हो गया। तो समीकरण सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मैंने इसलिए थोड़ा आसान लिया ताकि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आए। अब हम बात करते हैं विलोपन विधि का। विलोपन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें विलुप्त कर देते हैं, नाम ही है विलोपन, विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना। क्या गायब होते हैं, जैसे जो इसमें ज्यादा अच्छा होता है कि जो बड़ा दिखने में लग रहा है हम उसे ऊपर रखते हैं, और जो छोटा दिखने में लगता है उसे हम सुविधा के लिए कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। विलुप्त करने का मतलब होता है एक चीज को गायब कर दीजिए आप, गायब विलुप्त करना विलोपन विधि है, गायब करना है ना, एलिमिनेट कर देते हैं, है ना, गायब कर देते हैं। तो ये जो एलिमिनेट करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे जब दोनों को लिखते हैं ना तो देखते हैं हम कि जोड़ा जाए घटाया जाए, क्या किया जाए ताकि दोनों में से कोई एक ही को जाना है, दोनों नहीं, कोई एक जो है यहाँ से खत्म हो जाए और एक का मान हमें मिल जाए। तो अब देख रहे हैं कि अगर हम जोड़ते हैं ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ने का मतलब क्या है कि इस तरफ वाले को एक तरफ यानी x प्लस बाई को जोड़ेंगे x माइनस बाई के साथ, ये सुनो किसी को तो जोड़ना है, और इधर वाले को इधर जोड़ेंगे यानी 8 प्लस 2 को जोड़ेंगे, ऐसे समझा रहे हैं। तो x प्लस बाई प्लस एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 8 2 10, क्या ये 22 बाई घट के 0 हो गया, x कितना x बच गया 2x बच गया बराबर 10, 2 5 10, ऐसे नो x बराबर 5 आ गया, अब कौन सा आ गया,
इसका मतलब वैसे अगर हम जोड़ते हैं तो जो प्लस माइनस में बराबर ई भी बाय था तब ये कैंसिल हो गया, ये से ना घट गया। इसका मतलब ये प्लस में और ये माइनस में ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी क्या बचे, एक्स एक्स 2x इधर बच गया, ये तो इलिमिनेट होके खत्म हो गया। 8 2 कितना बच गया, ये भी तो जुट रहा है, तो ये 10 होगा। ऐसे ना, तो ऐसे में हम इसे इलिमिनेट करना जानते हैं और ये x 2 बचे 10 यानी x इज इक्वल टू 5। अब समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप किसी में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 5 क्या करने पर, रखने पर। अब समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, किस में रखते हैं, x का मान पता है, x प्लस बाई इज इक्वल टू कितना है 8। यही है पहला समीकरण। x का मान कितना पता है 5 प्लस बाई नहीं पता है बराबर 8। इधर प्लस में उधर गया तो ये माइनस में और बाई इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, हो गया विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक को काट देना। अगर हाँ सिचुएशन ऐसा है कि बराबर नहीं है, ये मान लेते हैं ये 2 बाय था और ये सिर्फ बाय था, अगर हम जोड़ भी देते हैं, अगर हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो क्या ये बराबर है, नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करते, क्या x बराबर है, हाँ, और दोनों प्लस में है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करिए घटा सकते हैं। घटाने का मतलब वो क्या कि नीचे वाला का साइन चेंज हो जाएगा, घटाव करेंगे तो ये प्लस में तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएंगे। क्यों, तो आप समझिए कि ये x प्लस 2 बाई में आप घटाइएगा, किसको घटाइएगा भाई, x माइनस बाई को घटाइएगा। x वाला कैंसिल कर दिया, 8 में कौन घटेगा, 2 घटेगा। घटा रहे हैं ना आप, क्यों चिन्ह चेंज होता है हम वो बता रहे हैं। तो ये x प्लस 2 बाई, ये प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस बाई इज इक्वल टू 8 में 2 गया 6। ऐसे ना, ये कैंसिल हो गया। देखिए तो जो बराबर होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। फर्स्ट तरीका ये है। अगर आपकी मन में दूसरी इच्छा है, दूसरी लालसा है कि हमने सीखा है मल्टीपल कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स आप मल्टीपल कर सकते हैं। आप ये प्लस माइनस को 2 बना सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं आप। तो क्या ये 2 बाय 2 बाय 2 बाय 1 बाय 3 बाय बराबर 6 हो गए। यहां से काटेंगे तो बाय बराबर 2 आ गए। ऐसा ना, बाय बराबर क्या आ गए, 2 आ गए, जो कि थोड़ा तो गलत हो गया है ना। 3 दूनी 6 आना चाहिए क्या, बाय बराबर 2। अगर घटाए हम तो ये तो कैंसिल हो गया, ये जुट गया, 3 बाय हो गए इज इक्वल टू 6, 6 बाय इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 ही तो आए हैं। x प्लस 2 वाई इक्वल टू 8 है, तो मैंने इससे अगर सब्ट्रैक्ट किया है, घटाव किया है ना, तो 3 बाय तो हो गए। बाय का मानते हैं ऑलरेडी 3 आ रहा है ना, आना भी तो चाहिए इसे ऑलरेडी 3। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैंने इक्वेशन दूसरा लिया है ना, यहाँ x प्लस बाय था ना, हम आपको समझाने के लिए लिया और हम ही कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो यहाँ से बाय बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से बाय बराबर, ये दूसरा क्वेश्चन था, पहले बाय था इसलिए 3 आ रहा था, मैंने क्या ले लिया है, 2 बाय ले लिया है। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया ये क्वेश्चन लेके, ये क्वेश्चन दूसरा था है ना, हम समझाने के लिए ले रहे। तो जब मैंने 2 बाय लिया तो ये देखिए ऐड हो गया ना। जब घटाव किया तो क्या हुआ, जब घटाव हमने किया तो जो प्लस में था वो चीजें क्या हो गई माइनस, जो माइनस में था वो चीजें क्या हो गई प्लस। ये हम आपको समझाना चाह रहे थे कि नहीं कुछ तो किस चीज में रहता है, प्लस में ही बन गया, किस चीज में, माइनस में। ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, क्योंकि इसके बाद वाला घटता है ना, इसके बाद वाला घटता है तो इसका चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो गया। घटाव यही फायदा है। और ये प्लस माइनस ये कैंसिल होकर 0 हो गया, और ये 2 बाई में 1 बाई। अब ये चिन्ह का काम हो, देखिए ये चिन्ह से थोड़ी काम हुआ, ये चिन्ह से काम हुआ, इस चिन्ह से काम, इसका मतलब क्या, ये प्लस भी प्लस 2 आए कितने बाई 3 बाई। अब इस चिन्ह से तो काम होगा नहीं, ये चिन्ह से होगा तो 8 में से 2 जाएगा तो ये 6, 3 दूनी 6 यानी बाई इक्वल टू 2 आ गया। अब बाई इक्वल टू 2 आ गया तो आप किससे में रख दीजिए, जिसमें आपको सुविधा है कि x माइनस बाई में रखने में सुविधा है। तो लिख देंगे समीकरण 2 में
समीकरण 2 में y बराबर 2 रखने पर रख दीजिए, x नहीं पता, y कितना पता है 2 इज इक्वल टू 2, इन्हें माइनस में उधर गया तो ये प्लस में 2 और 2 4, यानी y क्या निकल गया 4, और y x बराबर कितना था 2, हो गया, ये हल हो गया इसका। तो इसे हम विलोपन विधि कहते हैं कि ये वो गायब हो जाना ही क्या कहलाता है, विलोपन विधि। विलुप्त हो गया, देखिए यहाँ से x विलुप्त हो गया ना, अब कभी y बराबर रहेगा तो y विलुप्त हो जाएगा। अब कभी कभी कंडीशन ऐसा आता है कि कोई बराबर है ही नहीं, कोई बराबर है ही नहीं, जैसे ऐसे x प्लस 2y इज इक्वल टू मान लेते हैं 5, हाँ मान लेते हैं, कुछ बढ़िया चीज मान लेते हैं ताकि जो आसानी हो, और यहां लिख देते 3x माइनस y इज इक्वल टू 10, ऐसा मैंने कुछ कर दिया। अब आपको विलोपन विधि से हल करना है, विलुप्त करना है, तो कैसे आप गायब कीजिएगा जो समझिए। क्या बड़ा ये दिख रहा है आपको, तो आप बड़ा वाले को ना कंफर्टेबल के लिए हमेशा कहां रखें, ऊपर रखें, कंफर्टेबल के लिए, घटाना टाइम सुविधा होता है। छोटा ये रहा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब क्या आपको प्लस माइनस कौन दिख रहा है, बाय वाला एक प्लस में और एक माइनस में। ऐसा किया जाए कि अगर जोड़ देंगे हम तो कट जाएगा, क्योंकि एक जोड़ में और एक घटाव में, जोड़ने पर चिन्ह तो चेंज नहीं होगा। अगर हम जोड़ दें मगर यहाँ 2 है और यहाँ 1 बाई है, तो हम ऐसा क्या करें, तो हमने क्या किया ना कि समीकरण 2 फर्स्ट में, या मान लो सेकेंड इसे मानते हैं, इसे फर्स्ट मानोगे तो इसे फर्स्ट मानो, इसे सेकंड मानोगे तो इसे सेकंड मानो, किसी कुछ नहीं मान सकते। समीकरण 2 में सॉरी 1 में 2 से गुना कर देते ताकि यहाँ 2 आ जाए, तो यहाँ क्या करते हैं 2 से, जैसे हम 2 से गुना करते हैं तो यहाँ बन जाता है, अभी 2 से पूरे में गुना होगा तो 3 दूना 6x माइनस 2 गुना बाई 2 बाई बराबर, तो बराबर 10 दूना 20, ये बन गया आपका समीकरण ये। अब नीचे क्या था आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये तो चेंज नहीं हुआ ना, ये तो सेम टू सेम है। अब देखिए यहाँ पे अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, मगर ये प्लस माइनस के कहानी क्या हो जाएगा, खत्म। 6 कितना हो जाएगा 7x, 20 8 28 हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 4। x का मान जो 4 आया है, आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में आप रख दीजिए, y का मान यहां से निकल जाएगा, रख दीजिए। x का मान कितना, एक पहला में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x का मान आपने कितना लाया 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, उधर प्लस में गया, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी 2y इज इक्वल टू 4, इधर 2 2 नहीं 4, यानी y बराबर क्या आ गया 2, हो गए, x बराबर 4 और y बराबर 2, हल हो गए। तुम्हारे पास कुछ ऐसी प्रश्न आती हैं जो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो आप विलोपन विधि में क्या करें, विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त कर देना, किसी एक को आप काट दीजिए यहाँ से। प्रतिस्थापित का मतलब अपना काम दूसरे पर दे देना, यह प्रतिस्थापन विधि होता है। अब हम आप सब आते हैं तीसरे विधि पर, हम सुविधा के लिए कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोले ना पहला दूसरा किसी को भी मान सकते हैं, पहला दूसरा का झंझट नहीं रखना आपको। अब आते हैं हम तुलनात्मक विधि जो है, कौन सा विधि, तुलनात्मक। हमने फर्स्ट सेकेंड पढ़ा, मैंने फर्स्ट कंप्लीट किया, सेकेंड कंप्लीट किया, अब क्या कंप्लीट करना है, तीसरा तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि देखिए इसका नाम ही है तुलनात्मक, तुलना करेगा, तो तुलना क्या आपस में बराबर के वालों से करेगा ना। हम जानते हैं कि इसमें जो x का मान आएगा उसी मान इसमें x आएगा, इसमें जो y आएगा वही इसका भी y आएगा, इसका मतलब दोनों समीकरण का तो y x सेम है, तो तुलना क्या करेगा आपस में लेवल का। इसका मतलब क्या करते हैं, दोनों समीकरण से या तो हम x निकाल लेते हैं या तो हम y निकाल लेते हैं, और दोनों को बोलते हैं अब दोनों बराबर हो। जैसे समीकरण 1 को पकड़े और यहां से x निकालना चाहे तो इधर 8 प्लस में तो पहले था, इधर प्लस में इधर गया तो ये माइनस में निकल गया। मैंने क्या किया कि इसका भी x निकालना सोचा, तो यहां से x निकालने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम था, इधर 3x था, इधर माइनस में, इधर गया तो प्लस में, इधर गुना में था, इधर किस में आ गया भागा मान के। मैंने दोनों का x निकाला, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं तुलना करना है। तुलना करने का मतलब हुआ कि अगर ये भी x रहेगा तब तो तुलना होगा आपस में, और ये समीकरण का x अगर 2 है तो ये भी समीकरण का x 2 है, यानी आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तब तो तुलना होगी।
या तो आप बाय निकाल लीजिए, इस समीकरण का बाय और इस समीकरण का बाय, दोनों बाय तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों को हल करने से प्राप्त हो रहा है। एक बैल से तो हर जुताएगा नहीं, बराबर ही चलेंगे दोनों। इसका मतलब अगर x निकाले हैं तो इसका भी x निकलेगा, दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर बाय निकाल दे तो इसका भी बाय निकालेंगे, दोनों में क्या कर देंगे, इक्वल, तुलना कर देंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो इसका x अगर 2 आएगा तो इसका भी x क्या आएगा, 2। इसका अगर x 2 आएगा, इतना हल करने पर 2 आएगा, तो इसको भी हल करने पर क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड से अगर x एक तरफ दोनों का मान अगर सेम है तो ये दोनों भी आपस में क्या है, सेम है। यानी 8 - 2y इज इक्वल टू 10 प्लस y बटा 3। इसके बटा हमने कुछ तो तिरछा तिरछा मल्टीपल जानते हैं, यानी ये गुना हो जाएगा 3 गुना 8 - 2y इज इक्वल टू 10 प्लस y। आप यहां से अच्छी तरीके जानते हैं 8 या 24 - 3 दूनी 6y बराबर 10 प्लस y। अब y को एक तरफ कर दीजिए तो इधर 24 में से क्या हो गया, इधर प्लस में 10 इधर आ गया तो माइनस में, और इधर चल गया पहले से पाए था, इधर माइनस में, इधर गया 6y। क्या आप ये 14 बचा के लाएंगे, 6x 7y लाएंगे, 7y इज इक्वल टू 14 लिख सकते हैं, इधर वाला को उधर 7 दूनी 14 यानी y इज इक्वल टू 2। ये इसे हम कहते हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि क्या है, तुलनात्मक विधि है। अब बाय का मान आप यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, कहीं भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बाय का मान बाय बराबर 2 रखते हैं यहाँ, तो x बराबर क्या है, 8 - 2 बाय। तो x बराबर हम निकालना चाहें तो 8 - 2 गुना 2, 8 - 4 यानी x बराबर 4, खत्म। x बराबर 4 और y बराबर 2 आ गई। इसे हम तुलनात्मक विधि नाम देते हैं, तुलना करके निकालते हैं, तो इसका नाम क्या है, तुलनात्मक, कंपैरिजन। इसका भी x तो इसका भी x आपस में बराबर करेंगे, और आपको निकालने के लिए यहां से x आना चाहिए आराम तरीके से, ऐसा ना। ये हुआ तुलनात्मक विधि, दोनों का इक्वल क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तुलनात्मक विधि, अब अगर आपका इच्छा जागृत हो रहा है कि हम बाय को बराबर करना चाहें तो आप बाय को बराबर कर सकते हैं। मैं एक बार वो भी दिखा देता आपको, बाय को बराबर करके भी, कि क्या बाय में बराबर करने पर आएंगे, अब श्योर आएंगे, क्योंकि इसका बाय जो होगा उसका बाय होगा। अगर हम यहां से बाय निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा, 8 - x बटा 2, इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, इधर गुना में तो इधर भागा में। अगर हम इसका बाय निकालना चाहें तो ये पहले से ऑलरेडी किस में, माइनस में, सब इसको उधर भेज दिया, तो इसको क्या ले आए इधर। देखिए इसको समझाते हैं थोड़ा, ये ऐसा हुआ, ऐसा ना, इसको माइनस में इसको प्लस में पहले भेज देते तो उसको बाय में भेज दे उधर, इधर पहले था 3x जो पहले होता है उसे लिखते हैं, फिर इधर प्लस में इधर आ जाते हैं माइनस में। ये भी बहुत बड़ी कंसेप्ट है कि पहले किसे रखा जाए, पहले उसी को रखेंगे जो पहले से है उस घर में, उसे कभी नहीं रखेंगे जो उधर से आ रहा है। ऐसा नहीं कि पहले 10 को फिर 3x को रखेंगे, नहीं, बिकॉज जो पहले उसे आप पहले रखें, उसके बाद पीछे वाले को जो इससे फिर आया है उसे रख दीजिए। अब यहां से बाय का मान आपको पता है ऑलरेडी, अब बाय का मान आपको पता है, इसका भी बाय इसका भी बाय, दोनों समीकरण का बाय तो सेम ही है। अगर बाय समीकरण का सेम है तो इसका मतलब 8 - x बटा 2 और 3x - 10 भी सेम है, तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, तो 8 - x इज इक्वल टू 3 दूनी 6x माइनस 10 दूनी 20। अब घटाते रहिए, x वाले को इधर देखिए, 8 पहले से इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, इधर 6x था माइनस में इधर गया तो ये प्लस में, 28 बन गया, ये 7x बन गया, 7 चौके 28 यानी x इज इक्वल टू 4। आगे तो गया, फिर आप किससे में रख दीजिए, बाय यहां से निकालने का मन है तो x बराबर 2 रखने पर बाय बराबर क्या आ जाएगा, 8 - 2, 8 - 2 बटा 2, 6 बटा बाय का मान तो 2 ही आएगा ना। अब कहां गलती की हम, 8 - x बटा 2, x बराबर 4 आएगा आपका, तो बाय बराबर 8 - x, x का मान क्या है, 4 है ना, सॉरी x का मान क्या है, 4 है। ये थोड़ी थोड़ी चीज गलती हो जाती है, 4 बचा, ये 2 2 दूनी 4 यानी बाय बराबर क्या आ गया, x बराबर 4 निकाल के लाए ना, तो x बराबर 4 रखेंगे ना, ये हो गया x और ये हो गया बाय। इसे हम बोलते हैं विलोपन नहीं, तुलनात्मक विधि, तुलना करके निकालना सीखते हैं।
तो आप बहुत आराम तरीके से कोई x का मान निकाल लीजिए, कोई y का मान निकाल लीजिए। इसका अगर x का मान निकालते तो इसका भी x ही निकालिए, इसका y निकालते तो इसका भी y निकालिए। ऐसा नहीं कि इसका x और इसका y का यहाँ से बराबर होगा, x बराबर 4 आएगा और y बराबर इसका निकाल दिया x, तो इसका 4 यहाँ है, इसका y निकाल दिया तो 2 आए। क्या x 4 बराबर 2 होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो हम तुलना कैसे कर देंगे? तुलना तो हम बराबर वालों से करेंगे ना। तो तुलनात्मक विधि में होता है तुलना करना, यानी इसका x का मान निकालते तो इसका भी x निकालिए, दोनों समीकरण का x निकाल लीजिए, दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, यानी तुलना कर दीजिए। y जब निकालते तो इसका भी y निकालिए, इसका भी y निकालिए और दोनों को क्या कर दीजिए? तुलना कर दीजिए। इसे हम बोलते हैं तुलनात्मक विधि। विलोपन विधि क्या था? विलुप्त कर दीजिए, या तो किसी x को या तो किसी y को बराबर करके विलुप्त कर दीजिए। प्रतिस्थापित का मतलब या तो x इस समीकरण का x निकाल लीजिए, उस समीकरण का उस समीकरण में रख दीजिए, या तो उस समीकरण का x निकाल लीजिए, इस समीकरण में रख दीजिए। अपना भार दूसरे पे थोप देना प्रतिस्थापित होता है। किसी एक का गायब हो जाना विलोपन कहलाता है, और तुलना करना तुलनात्मक विधि कहलाता है। हम सबके पास है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें आपको बराबर टू जीरो करना होगा। पहले सबसे पहला कंडीशन आपको यही समझना होगा कि हर हाल में ब्रज गुणन विधि में हम बराबर टू जीरो समीकरण लेके चलेंगे, यानी व्यापक रूप से हल करना सीखेंगे। अगर हम व्यापक रूप से हल करना नहीं सीखेंगे तो दिक्कत है। जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं जिसका मान हमें पता है फिर भी हम चलते हैं। जैसे हमने लिखा कुछ ऐसा लीजिए जिसका मान पता है। मान लेते हैं x बराबर मन में 3 पुट किया, मैंने 3 रख दिया, और y बराबर मन में मैंने 2 रख दिया, और यहाँ पे 4 रखा, तो ये 2 2 2 3 6 हो गया, ये यानी ये तो 6 हो गया ना। यस, कुछ हल्का रखते हैं जो कि ज्यादा आसान हो, और y का मान मैंने 1 रखा, तो 3 एकम 3, 6 या 3 9 हो जाएंगे, ऐसे ना। यानी यहाँ y रखा मैंने। अब इसी चीज को मैंने यहाँ 6 था, तो 6 में से अगर 3 घट भी गया, ऐसा नो, या प्लस ही ले लेते हैं, क्या ले लें, यहां कर देते हैं 3x, यानी 3 3 9 हो गया। हम समीकरण बना रहे हैं अपने मन से, जो कि जिसका आंसर मुझे पता है। और यहाँ अगर 2y कर देते हैं, 2y, तो यह गया 9 प्लस 4, यानी 4 13। मैंने ऐसा कुछ समीकरण अपने मन से लिया, जानते हुए कि x का मान 3 आएगा और y का मान 2 आएगा, जानते हुए मैंने समीकरण लिया। ब्रज गुणन विधि हल करने के लिए मैंने प्लस इसलिए लिया है ताकि आपको बहुत सुविधा हो पहला क्वेश्चन समझने के लिए। एक्चुअली हार्ड है नहीं, बट इससे हार्ड धीरे धीरे हो जाता है। समझते समझते पता नहीं कैसे कहते हैं कि ये हार्ड है, हमें लगता है इससे हल्का कोई विधि है नहीं। ब्रज गुणन विधि से हल्का कोई विधि मेरे लिए नहीं है, बाकी देखते हैं आपके लिए भी अब से नहीं रहेगा। करना क्या है वो ध्यान से लीजिए। अब क्या है कि आपके पास ये समीकरण निकाय है, यानी समीकरण युग्म है 2। आप कुछ मत कीजिएगा, अगर आप एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, फॉर्मूला अगर हम दें, फॉर्मूला देते हैं, फॉर्मूला क्या दुनिया है जो समझती, इसे आप थोड़ा दूर दूर में लिखें। 2x प्लस 3y, इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0। 0 आपको करना है, इसे भी लिखिए 3x प्लस 2y, माइनस इधर प्लस में आ गया तो माइनस में, इज इक्वल टू 0। आप इसे हल करने के लिए, ब्रज गुणन विधि को हल करने के लिए, जो चौथा कंप्लीट करने वाले हैं हम सब, ब्रज गुणन विधि को जो हल करते हैं वो क्या है, वो बहुत सिंपल कहता है। शुरू में आपको क्या दिख रहा है, x, तो आप x को पकड़िए। उसके बाद आपको क्या दिखा, x को पहले कर लेते हैं ना, x कर लेते हैं। तो x को जब x को पकड़े ना, तो x को आप इग्नोर करके चलिए, ऐसे ये है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो यहां से मल्टीपल कीजिए, यानी 3 को माइनस 13 के साथ, हाँ चिन्ह के साथ मल्टीपल करना है, गुना करना है, और ये इसको, यानी उसके बाद घटाना है, ये दोनों गुना करना है, 2 को माइनस 9 के साथ मल्टीपल करना है। समझे? जिसको पूछे ना उसे आप इग्नोर कर दीजिए, नहीं है हमारे पास।
क्या है, बाई और सी है, तो ये सबसे पहले इसका गुना करिए, इसका, क्योंकि शुरू ये हो रहा है ऊपर से, तो ये फिर नहीं, ये दोनों गुना करके घटा दे। तो मैंने इस दोनों को पार्ट को गुना किया और इसके बीच में क्या दिया है, घटाओ। अब आप बाय की दुनिया में आइए, बाय की दुनिया में आते हैं। तो बाय की जब दुनिया में आते हैं तो बाय की दुनिया हम गायब कर देते हैं यहां से, तत्काल के लिए हटा देते हैं। अगर हम बाय की दुनिया गायब कर देते हैं यहां, समझिएगा, तो क्या बचा, पहले यहां 2 गुने 13 बचा, तो 2 गुने 13 या -13, -13 बचा। अब ये दोनों गुना करेंगे, यानी 3 गुने -9, और ये दोनों के बीच में किसका चिन्ह, घटाव का चिन्ह दे। ये काम हो गया। यहाँ पे क्या था, 3/, और यहाँ पे था 2/, ऑलरेडी। अब आप देखिए, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, x हो गया, y हो गया। अब ये क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम 1 लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि 1 है ऊपर में, कांस्टेंट 1 भी तो अचर राशि है, 1 लेके चलते हैं। अब ये जब 1 लेके चलेंगे हम, तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों गुना होगा, तो 2 गुना 2 हो जाएगा, तो इसे मानेंगे 2 गुना 2 में घटाएंगे क्या, 3 गुना 3, तो हम 3 गुना 3 करते हैं, 3 मल्टीपल 3, ऐसे ना। और सबको आपस में क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, एक्स को, बाय को, और चर राशि को क्या करते हैं, इक्वल। इसको प्लस तो इसको माइनस, तो इसको प्लस। हाँ, ये फॉर्मूला तब कंफर्टेबल है जब एक प्लस माइनस प्लस लेते हैं, नहीं तो अगर यहाँ माइनस नहीं लेगा तो इसके अंदर कंपेरिजन आपको फॉर्मूला में टेंशन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि प्लस माइनस प्लस ले लीजिए, पहले वाले को प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब आप इसे हल कर दीजिए। अब इसे छोटा करके हम लिख देते हैं, ये तो हम समझने के लिए लिखे थे। तो क्या था, 2x + 3y प्लस में इधर माइनस में हो गया 0, इसको मैंने कन्वर्ट किया पहले, फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया 3x + 2y प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। यानी हर हाल में आपको देखिए, अगर आप इधर नहीं करते और c को मान लेते 13, तो क्या चिन्ह में डॉट था ना, यहाँ माइनस नहीं आता, यहाँ माइनस नहीं आता। अब माइनस नहीं आता तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाता। अब आप इसे हल कर लीजिए। क्या है आपके पास, x बटा 39 माइनस 9 दूनी 18 बराबर 22, बट किस चीज में, माइनस में, 13 दूनी 26 माइनस 9 तिया 27 बराबर 1, 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9। यही हमारे पास x बट्टा हल कर लेता हूं, -39 यानी 39 माइनस माइनस प्लस 18 बराबर -22 बटा -26 माइनस माइनस प्लस 27 बराबर 1/4 माइनस 9। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब देखिए 9 में 60 गया तो 1, यहाँ गया 2, सॉरी 3, 3 में से गया तो 2, बट चिन्ह किसका, माइनस बड़ा है तो माइनस का, बराबर 22 माइनस 22 में क्या बच गया 1, 26 में गया 27, सॉरी 27 में गया 26, ये बच गया 1/-5। क्या इस माइनस का जो साइन है वो ऊपर चला जाएगा, -x/1 कैसे लिख सकते हैं इसे, सिर्फ इसे -y लिख सकते हैं। समझने के लिए बटा आप 1 लिखिए या ना लिखिए, क्या हम इसे -1/5 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने आया, हम इसे डिलीट कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे आए तो मैंने पाया, अब देखिए अब यहां से मान प्राप्त करना है, तो अब क्या करिएगा, ये जो कांस्टेंट राशि है ना, कांस्टेंट राशि जो अचर है, दोनों को एक आप बराबर कर दीजिए। एक बार 21 x के साथ बराबर कर दीजिए, एक बार x वाले के साथ बराबर कर दीजिए, तीनों बराबर है ना, तो कांस्टेंट राशि को हम बराबर कर लेते हैं। और एक बार y वाले के साथ बराबर कर दीजिए, माइनस से माइनस खत्म, इसका भी माइनस से माइनस खत्म, ये बच गया 21/1, सॉरी x/1/1/5, ये बच गया सिर्फ y = 1/5। ये तो कुछ है नहीं, तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1 बचे
पचोतल से, ठीक है, पचे, अरे ये 21 बटा ये 5 आ गया। ये हो गए आपका ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि यही है, ब्रज गुणन विधि। आप रख के पुट करिए, आ जाएंगे। ये हुआ ब्रज गुणन विधि हम सबका। बट मान तो मैंने कुछ और लेके चला था ना, ये कैसे आ सकता है? एक बार पुट करके रख लेते हैं, है ना, चेक कर लेते हैं आ रहा है या नहीं, पता ही चल जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। 2x, x का मतलब 21 बटा 5 प्लस 3 गुना 1 बटा 5 बराबर लाना कितना है 9। 42 बटा 5 प्लस 3 बटा 5, 45 बटा 5 काट छड़ के क्या गया 9, यानी x बराबर 9। देखिए x बराबर 9 आ गया, इक्वल टू 9। x बराबर नहीं मतलब इक्वल 9 आया ना, 5 45, ये आ गया कितना 9, आ गया 9। इस पे रखेंगे तो 13 आना चाहिए, इस पे रख के देख लेते हैं y का मान और x का मान। 13 आता है कि नहीं, 3 गुना x, 3 गुना x कितना लाया आपने 21 बटा 5 प्लस बाई 2 गुना बाई कितना लाया 1 बटा 5 बराबर आना चाहिए कितना 13। क्या 21 दिया 63 बटा 5 प्लस 2 एकम 2 बटा 5, क्या 5 2 65 हो गए, 13 5 65, यानी आ गए ना 13। तो यह एक्स और बाई का मान निकल गया यहाँ से। तो अब ध्यान रखिएगा, ये ब्रज गुणन विधि में आपको जिसका भी निकालना हो उसे आप बंद कर लीजिएगा, बाकी दोनों को लिखना है, फिर ऐसे बंद करिएगा उसे लिखना है, और अंत में जब हल करने पर आए तो अचर राशि के बराबर एकाएकी कर देना है। वहां से क्या निकलेगा, ये हो जाएगा हमारे ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें आपको बराबर टू जीरो करके चलना पड़ेगा। ग्राफीय विधि हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत लंबा हो जाएगा, और ग्राफीय विधि को हमें आराम से समझाना होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करने होंगे, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और इस विधि को आप रिपीट करते रहें, 2-4 क्वेश्चन बनाएं, ताकि आपको ये नहीं कि एग्जाम में आ रहा है, जरूरी ये नहीं कि एग्जाम में आ रहा है, जरूरी ये है कि समझ में आ रहा है नहीं, उससे हम हल कर सकते हैं कि नहीं, किसी को हम बता सकते हैं कि नहीं। पढ़ाई ऐसा हो कि हम किसी को बता भी सकते हैं, है ना। तो आप इसे 4 विधि जो हमने बताया, 5वां विधि जो मैंने ग्राफीय विधि छोड़ा है वो कल के लिए है। आप 4 विधि का अध्ययन कीजिए, और 4 विधि में जो सबसे अच्छा आपको लगे उस विधि पे आप फोकस कीजिए। जय हिंद।